नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पुराने लेकिन कमाल के ग्रंथ की बात करने वाले हैं जो बच्चों की देखभाल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जो आज भी हैरान कर देती हैं। ये है कश्यप संहिता, शिशु देखभाल का एक असाधारण विज्ञान। तो कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब आज जैसी मेडिकल साइंस नहीं थी, तब हमारे सबसे नाजुक मरीजों यानी बच्चों का ख्याल आखिर कैसे रखा जाता होगा? तो इसका जवाब मिलता है कश्यप संहिता में। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि बाल रोग विज्ञान पर यानी पीडियाट्रिक्स पर लिखा गया एक पूरा ज्ञान कोश है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस ग्रंथ ने बाल चिकित्सा की नींव, उसकी बुनियाद कैसे रखी। देखिए, इस ग्रंथ का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है कौमारभृत्य। ये आयुर्वेद की 8 शाखाओं में से एक है और इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बच्चों की देखभाल और उनके इलाज पर है। और कश्यप संहिता को इस सब्जेक्ट का सबसे जरूरी ग्रंथ माना जाता है। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कश्यप संहिता सिर्फ ये नहीं कहती कि बच्चों का स्वास्थ्य जरूरी है, वो तो ये कहती हैं कि कौमारभृत्य आयुर्वेद की 8 शाखाओं में सबसे पहली है, सबसे महत्वपूर्ण। मतलब उनकी नज़र में एक मजबूत समाज की बुनियाद ही स्वस्थ बच्चों से शुरू होती है। कितनी गहरी सूझ है। लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। इस ग्रंथ में जो इलाज का तरीका बताया गया है ना, वो बच्चों की ज़रूरतों को देखकर बनाया गया था। और कमाल की बात यह है कि वो बहुत ही सौम्य, बहुत ही जेंटल था। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई डॉक्टर किसी बच्चे का इलाज करे तो उसका नजरिया कैसा होना चाहिए? क्या सिर्फ बीमारी को देखना काफी है या कुछ और भी देखना होता है? कश्यप संहिता का जो अप्रोच है वो कमाल का है। वो कहते हैं कि बीमारी और उसके साइड इफेक्ट्स, जिसे वो उपद्रव कहते थे, उन्हें अलग अलग मत देखो, एक साथ इलाज करो। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बीमार पौधे की सिर्फ सूखी पत्तियां नहीं काटनी, बल्कि उसकी जड़ों को भी पानी देना है। ये कितनी मॉडर्न सोच है ना, कि सिर्फ लक्षण नहीं, पूरे बच्चे का इलाज करो। और बात सिर्फ ये नहीं थी कि क्या करना है, संहिता ये भी साफ साफ बताती थी कि क्या नहीं करना है। बच्चों की सुरक्षा, उनकी सेफ्टी सबसे ऊपर थी। और कुछ चीजों पर तो सख्त मनाही थी। इसमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल पाबंदियां थी। जैसे अगर बच्चे के जन्म में देरी हो रही हो तो माँ को कोई जोरदार काम करने से मना किया जाता था। क्यों? ताकि माँ और बच्चे दोनों पर स्ट्रेस कम हो। या फिर बहुत छोटे बच्चों पर पथरी की सर्जरी जैसी बड़ी बड़ी चीजें नहीं की जाती थी। और बच्चों पर तेज असर वाली दवाइयाँ बिल्कुल नहीं। ये सब दिखाता है कि वो बच्चों के नाजुक शरीर को कितना समझते थे और उसकी कितनी इज्जत करते थे। लेकिन बात सिर्फ बीमारी तक ही सीमित नहीं थी। ये ग्रंथ इससे कहीं आगे जाकर बच्चे की पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करता है। मतलब कश्यप संहिता में बच्चे की परवरिश को एक बड़े नजरिए से देखा गया है। सिर्फ सेहत नहीं, बल्कि बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है, वो क्या खेल रहा है और यहाँ तक कि उसके आसपास का माहौल कैसा है, इन सब बातों पर भी ध्यान दिया गया है। और पोषण को लेकर उनकी समझ तो देखिए कितनी बारीक थी। ये टाइमलाइन कितनी कमाल की है। 6ठे महीने में फलों का गूदा, फिर 10वें महीने में जब दांत आ जाए तब अनाज, और साल भर के बाद जैसा बच्चा चाहे। आज के पीडियाट्रिक गाइडलाइन से ये कितना मिलता जुलता है, सोचकर हैरानी होती है। और ये हिस्सा तो बहुत ही प्यारा है। ग्रंथ ने बच्चों के मानसिक विकास के लिए खेलने की अहमियत को भी समझा। इसमें लिखा है कि बच्चों को खिलौने देने चाहिए, वो भी जानवरों के आकार के, जैसे गाय, हाथी, घोड़े। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ बच्चे के शरीर की नहीं, बल्कि उसकी खुशी और सीखने की प्रक्रिया की भी फिक्र करते थे। और अब आते हैं शायद सबसे हैरान करने वाली और मॉडर्न बात पर। कश्यप संहिता ने ये भी समझा कि बच्चे की सेहत पर उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का कितना गहरा असर पड़ता है। एक ऐसी चीज जिसे आज हम सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहते हैं। ग्रंथ ने बच्चों को 3 क्लास में बांटा, अमीर, मिडिल क्लास और गरीब। और साफ साफ माना कि इन तीनों को मिलने वाले खाने और इलाज में बहुत बड़ा अंतर होता है। हजारों साल पहले इतनी गहरी सामाजिक समझ रखना वाकई कमाल है। इस होलिस्टिक अप्रोच के साथ साथ कश्यप संहिता ने दवाइयां बनाने के तरीके में भी कुछ नए और खास इनोवेशंस किए थे। और वो इनोवेशन इस एक नंबर में छिपा है, 7। जहां दूसरे आयुर्वेदिक ग्रंथों में आमतौर पर 5 तरह से जड़ी बूटी तैयार करने के तरीके बताए गए हैं, वही कश्यप ने 7 तरीके बताए। ये 7 तरीके थे ताजे रस से लेकर किण्वित यानी फर्मेंटेड लिक्विड तक।
अब ये लिस्ट ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये दिखाती है कि उनके पास दवाइयाँ बनाने का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था। मतलब हर बीमारी और हर बच्चे के लिए एक ही दवा नहीं, बल्कि ज़रूरत के हिसाब से दवा को तैयार करने की अलग-अलग तरीके थे। और अब हम इस ग्रंथ की सबसे गहरी और सबसे जरूरी बात पर आते हैं। शायद वो सबक जो आज भी सबसे ज्यादा मायने रखता है। इतनी सारी दवाइयों, जड़ी बूटियों और इलाज के तरीकों के बीच एक चीज को सबसे ऊपर, सबसे महान माना गया है। आहारो महाभयशज्यमुच्यते। इसका मतलब है भोजन ही सबसे बड़ी औषधि है। इस पूरे ग्रंथ का निचोड़ यही है कि अगर पोषण यानी न्यूट्रिशन सही नहीं है तो दुनिया की कोई भी दवा अपना पूरा काम नहीं कर सकती। सेहत की असली नींव तो सही खाने में ही है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज हमें क्या सिखा सकता है? एक ऐसी हेल्थ केयर के बारे में जो सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि बच्चे की पूरी जिंदगी को देखती है, उसके खाने को, उसके खेल को, उसके माहौल को। शायद ये हमें याद दिला सकता है कि असली देखभाल हमेशा इंसानियत और करुणा से भरी होती है। सोचने वाली बात है ना?